हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि जो लिक्विड अगर किसी कंटेनर में फिल्ड है तो उस कंटेनर की वॉल्स पे वो लिक्विड कितना फोर्स और कितना टॉर्क लगाता है। और ये भी डिस्कस करेंगे कि डैम के जो गेट्स होते हैं वो भी कितना टॉर्क फोर्स झेल सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक सिचुएशन लेते हैं कि एक कंटेनर है जिसका ये गेट है जो इस तरीके से ओपन हो सकता है। आप देख सकते हैं इस तरीके से गेट ओपन हो जाएगा और ये हिंज के अबाउट गेट रोटेट होता हुआ ओपन हो जाएगा इस तरीके से। ये ठीक है ना। तो अब इस गेट को ओपन ना होने देने के लिए हमने एक रोप से इसको बांधा हुआ है और ये रोप इस फिक्स्ड वॉल से कनेक्टेड है। तो ऑब्वियसली इस रोप में कुछ ना कुछ टेंशन होगी जो इस गेट को रोक के रख रही है। तो हमें ये टेंशन भी निकालनी है और हमें इस गेट पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क भी निकालना है। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सा सिनेरियो लेते हैं कि यहाँ पे आप ये देखिए कि हम मान रहे हैं कि ये जो गेट है इसकी ये स्क्वायर है एच बाय एच का। तो हमने इसको एच बाय एच का स्क्वायर माना है। और ऑब्वियसली आप ये गौर कीजिएगा कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अंदर से तो फोर्स लगा ही रहा होगा और बाहर से भी लगा रहा होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स हम नहीं लेते क्योंकि वो कैंसिल होता है। तो हमने एक छोटा सा एलिमेंट माना, क्योंकि देखिए एलिमेंट इसलिए मानना पड़ेगा आपको, ये आपने वाई डेप्थ पे एलिमेंट माना और ये डी वाई। एलिमेंट इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि प्रेशर हर पॉइंट पे अलग अलग है। तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर है पी, अब देखिए हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लेना, हमने पहले ही बात कर ली है, क्योंकि वो बाहर से जो लगेगा उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो जो पी है यहाँ पे पी होगा वाई रो जी, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वो जो फोर्स लगेगा डी एफ, तो डी एफ होगा प्रेशर इंटू एरिया, पी इंटू एरिया। अब इसका ये जो स्ट्रिप अपन ने मानी है इसकी डेप्थ जो है वो एच है। इमेजिन कीजिए कि ये स्ट्रिप जो है, अगर मैं इसका फ्रंट व्यू दिखाऊं आपको इस वॉल का, तो ये जो वॉल है एच बाय एच की, ये भी एच है ये भी एच है, आप स्क्वायर मान लीजिए। तो ये जो है ये डी वाई विर्थ। तो इसका जो स्ट्रिप का एरिया होगा वो होगा एच डी वाई। ठीक है बात। तो हम स्ट्रिप के एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं एच डी वाई, जिससे फोर्स आ जाएगी। और अगर हमें टोटल फोर्स निकालना है एफ टोटल, तो हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। अब पी की वैल्यू होगी वाई रो जी इंटू एच डी वाई, और लिमिट जो मैं लगाऊंगा वो लगाऊंगा ज़ीरो से एच। तो एफ की वैल्यू आएगी रो जी एच क्यूब बाय टू। चेक कीजिए आप, रो जी एच क्यूब बाय टू, ये नेट फोर्स इस वॉल पे लग रही है, इस गेट पे लग रही है लिक्विड की वजह से। और अगर हम टॉर्क निकालें तो टॉर्क भी डी टाउ, अगर इस फोर्स का टॉर्क हिंज के अबाउट लिखूंगा, टॉर्क अबाउट हिंज, तो वो होगा डी एफ इंटू हिंज से डिस्टेंस। अब हिंज से जो डिस्टेंस होगी वो होगी एच माइनस वाई। तो एच माइनस वाई हिंज से डिस्टेंस और डी टाउ अबाउट हिंज विल बी डी एफ। अब डी एफ की वैल्यू है वाई रो जी इंटू एच इंटू डी वाई। ये डी एफ की वैल्यू है और इसको अगर हम एच माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो टोटल टॉर्क आएगा टाउ अबाउट हिंज वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई, ये आएगा रो जी एच और y इंटू एच माइनस वाई इंटू एच माइनस वाई इंटू डी वाई, और लिमिट अगेन फ्रॉम ज़ीरो टू एच। तो जो टाउ आएगा वो आएगा रो जी एच, और अंदर अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आएगा वाई स्क्वायर एच बाई टू माइनस वाई क्यूब बाई थ्री, और लिमिट ज़ीरो से एच आप लगाएंगे
तो जो टाउ आएगा वो आएगा ρgh⁴/6। आप ये चेक कीजिए। तो ये टाउ आएगा। और कई बच्चे गलती करते हैं कि वो नेट फोर्स को निकाल के सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट करके हिंज के अबाउट टॉर्क निकालते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। आप देखिए इससे आंसर बिल्कुल गलत आएगा। तो आपको नेट टॉर्क भी इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा और नेट फोर्स भी इंटीग्रेट करके निकालनी पड़ेगी। अब अगर हमें इस क्वेश्चन में टी की वैल्यू निकालनी है तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये टॉर्क है, ये वाला टॉर्क, ये टेंशन के टॉर्क को बैलेंस करेगा। तो टी इंटू ये हो जाएगा एच, टी इंटू ये एच। तो टी इंटू एच किसके बराबर होगा? ρgh⁴/6 और टी जो होगा वो हो जाएगा ρgh⁵/6। ये टी की वैल्यू आएगी। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे अब मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर ये ट्रिक आपको सिर्फ फोर्स के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो टॉर्क के लिए नहीं है ये ट्रिक। टॉर्क के लिए आप उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, पर फोर्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए कि एक ये वॉल है और ये वॉल का एक एरिया है और इस एरिया पे हमको फोर्स निकालनी है। तो हमने क्या करा कि इस एरिया में एक छोटा सा एलिमेंट माना और मान लीजिए ये टोटल एरिया ए है और ये छोटा सा एलिमेंट माना मैंने जिसका कुछ एरिया होगा डी ए, और इस पर जो फोर्स होगी अब, और इसकी डेप्थ जो है सरफेस से वो वाई है। तो इस पर जो फोर्स होगी डी एफ होगा वाई रो जी इंटू डी ए। ये आप समझ गए होंगे। तो अगर मैं सिंपल यह सिचुएशन देखूं कि डी एफ जो है वो आ गया, टोटल एफ अगर निकालूंगा तो टोटल एफ आएगा इंटीग्रेशन डी एफ, तो ये आएगा इंटीग्रेशन वाई डी ए इंटू रो जी। ठीक है, अब आप ये गौर कीजिए कि अगर आप इस छोटे से एरिया का सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो आप बोलेंगे वाई सी ओ एम विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी एम। अब डी एम जो होगा इसका मास होगा छोटे, तो डी एम को मैं सिग्मा डी ए लिख सकता हूँ, आप समझ जाएंगे। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल मास डी एम विच इज इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डी ए। ठीक है, तो अगर आप सिग्मा से सिग्मा कैंसिल कर दें तो आप ये देखेंगे कि जो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए आ रहा है ये आएगा वाई सी ओ एम मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन डी ए, और इंटीग्रेशन डी ए होगा टोटल एरिया। तो जो f की वैल्यू हम डायरेक्ट बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं रो जी इंटू वाई सी ओ एम इंटू एरिया ऑफ द सरफेस। यानी एक डायरेक्ट फार्मूला मैंने आपके सामने बना दिया है कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट जो कि लिक्विड में है उस पर लिक्विड का फोर्स निकालना है तो आप ये क्या चीज़ है, ये उसके सेंटर ऑफ मास पे प्रेशर है ना, या हम उसको सेंट्रॉइड भी बोल सकते हैं, PCOM, प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑन द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो ये प्रेशर उस लिक्विड के, उस सॉलिड मटेरियल के सेंटर ऑफ मास पर प्रेशर है, और इनटू उसके टोटल एरिया से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप डायरेक्टली फोर्स की वैल्यू निकाल पाएंगे। जैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इस केस में हमारा जो फोर्स की वैल्यू आई है वो रो जी h⁵/2 आई है। तो ये दीवार का सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होगा, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ बीचों बीच वहाँ पर प्रेशर जो होगा वो होगा रो जी h/2, और इस दीवार का एरिया होगा h²। तो रो जी h/2 और h² को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोर्स आएगा। तो इसका इस पे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, और जैसे मैं आपको एक सिचुएशन और बता देता हूँ कि अगर हम एक क्वेश्चन बना लें कि लेट्स सपोज ये लिक्विड है और इस लिक्विड में ये है एक ट्रायंगल, तो मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस लिक्विड में डूबा हुआ है और ये लिक्विड है, और हमें बताना है कि लिक्विड, देखिए
अब लिक्विड का फोर्स अगर इस ट्रायंगल पे निकालेंगे तो नेट फोर्स तो ज़ीरो आएगा, क्योंकि पीछे से और आगे से जो फोर्स लगेगा वो कैंसिल हो जाएगा। पर हमें निकालना है इस पर फोर्स, इस ट्रायंगल पर फोर्स एट सम पॉइंट, मतलब एक तरफ वाला फोर्स निकालना है। नेट फोर्स तो ज़ीरो हो जाएगा, पर एक तरफ से जो फोर्स लिक्विड लगाएगा वो निकालना है हमें। तो F ऑन वन सरफेस, इसको हम मान लेते हैं F। तो हम क्या बोल सकते हैं डायरेक्ट कि अगर इसके सेंटर ऑफ मास, हमको पता है इसका सेंटर ऑफ मास सेंट्रॉइड पे होता है, तो इसके सेंटर ऑफ मास का डेप्थ अगर हमें पता है डायरेक्ट y, या हम निकाल सकते हैं, तो हम F को डायरेक्टली बोल देंगे y रो जी इंटू इस ट्राइंगल का एरिया। तो हम डायरेक्टली इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, हमें इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों। तो अब अगर ये एक क्वेश्चन है जिसमें अगर कंटेनर में मल्टीपल लिक्विड भरे हुए हैं, मतलब 2 लिक्विड भरे हुए हैं, 3 भरे हुए हैं, 4 भरे हुए हैं, तो हमें अगर फोर्स निकालनी है इस वॉल पे, और हमने मान लिया कि ये H है और ये भी H है और डेप्थ भी H है, समझ गए आप? तो ये जो एक वॉल है पूरी, इसकी डेप्थ भी H है, तो हमें इस पर फोर्स निकालना है ड्यू टू लिक्विड। तो हम अपने ट्रिक से ही करेंगे, हम इस वॉल की बात करते हैं। तो इस पर फोर्स हो गया F1 और इस वॉल पर फोर्स हो गया F2। तो देखिए F1 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको देखना है कि यहाँ इसके सेंटर ऑफ मास, यानी यहाँ से h/2 पर प्रेशर, तो होगा h/2 रो जी, और रो 1 आएगा, इनटू इस वॉल का एरिया। अब इस वॉल का एरिया होगा h²। ठीक है, तो F1 की वैल्यू आ गई रो 1 जी h³/2, और F2 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आप देखेंगे इसके सेंटर ऑफ मास पर प्रेशर, तो इसके सेंटर ऑफ मास पर प्रेशर इस लिक्विड का पूरा प्रेशर प्लस इतना और होगा। तो आप देखिए उस ऊपर वाले लिक्विड का पूरा प्रेशर होगा रो 1 जी एच प्लस रो 2 जी h/2, वो इस लिक्विड का प्रेशर मल्टीप्लाई बाय इस वॉल का एरिया। इस वॉल का एरिया होगा अगेन h², और टोटल फोर्स जो होगा F टोटल, वो इन दोनों फोर्सेस का सम होगा F1 प्लस F2। तो अगर आप F1 प्लस F2 करेंगे तो आप देखेंगे कि आएगा 3/2 रो 1 जी एच क्यूब प्लस रो 2 जी h³/2। ये फोर्स, टोटल फोर्स लगेगी इस कंटेनर की वॉल्स पे। अब बच्चों अगर हम इस सिचुएशन को देखें जिसमें जो कंटेनर की एक वॉल है वो थोड़ा टिल्टेड है, टेढ़ी है, तो इस सिचुएशन में हमको नेट फोर्स इस वॉल पे निकालनी है। तो हम ये तो समझ ही सकते हैं कि हर पोजीशन पे जो फोर्स होगी वो इस वॉल के परपेंडिकुलर होगी इस तरीके से, और बढ़ती जाएगी। तो हमने माना कि जो नेट फोर्स है, मान लिया कि वो ये है F। ठीक है, तो यहाँ F के 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो Fx और एक Fy। तो आप अगर Fx और Fy अपन को यहाँ पर निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं कि या तो F निकाल के F के कंपोनेंट ले सकते हैं, या एक सिंपल तरीका और है कि आप अगर Fx निकालना चाहते हैं तो आपको Fx निकालने के लिए, मान लीजिए ये एरिया की बात करता हूँ, तो इस वॉल की जो लेंथ है अंदर सरफेस, ये स्क्रीन के अंदर, वो L है, और इसकी जो ये हाइट है ये H है। तो जो ये वाला एरिया हो गया A1 ले लेते हैं इसको हम, ये वाला एरिया, और ये वाला प्रोजेक्शन जो होगा एरिया का वो हम ले लेते हैं A2। तो जो Fx होगा वो होगा इस वॉल के सेंटर ऑफ मास पर प्रेशर, यानी h/2 रो जी इंटू इस वॉल का एरिया, इस एरिया को लेना है, तो ये A1 को लेना है। तो जो A1 की वैल्यू होगी वो होगी H इंटू L, क्योंकि इसकी डेप्थ जो है वो L है, तो हम इसको बोलेंगे h/2 रो जी इंटू HL। और इन द सेम वे Fy जो होगा वो होगा h/2 रो जी इंटू A2, और जो A2 होगा वो होगा
अगेन ये आप देखें कि ये जो चीज़ होगी ये होगी एल कॉस थीटा, तो h/2 रो जी इंटू एल कॉस थीटा इंटू डेप्थ है l, और ऑब्वियसली यहाँ h की वैल्यू भी तो l साइन थीटा है, तो अगर आपको थीटा के टर्म्स में लिखना है तो आप h को l साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये जो है इस तरीके से आप एफ एक्स और एफ वाई निकाल सकते हैं। और अगर वॉल जो है वो आर्बिटरी शेप की आई इस तरीके से, तो अगेन आर्बिटरी शेप की वॉल आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक छोटे से एलिमेंट पे फोर्स निकालेंगे यहाँ, लेट सपोज ये, तो वो डी एफ ऐसे लगेगा, फिर से उसके दो कंपोनेंट होंगे, तो जब आप दोनों कंपोनेंट को इंटीग्रेट करके निकालेंगे डी एफ एक्स और डी एफ वाई, तो अगेन आपको ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ही लेना है। तो अगर लेट सपोज ये पूरा एरिया A1 है और ये प्रोजेक्शन A2 है, ये एरिया, तो आप एफ एक्स टोटल फोर्स को बोल सकते हैं एच रो जी, एच एट, या मैं बोलूँ इसके सेंटर ऑफ मास पर प्रेशर YCOM रो जी इंटू एरिया A1, और अगर आपको एफ वाई निकालना है तो आप बोल सकते हैं YCOM रो जी इंटू एरिया A2। तो यहाँ पे वॉल के आर्बिटरी शेप के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम एक अलग कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं कि ये है रिएक्शन ऑन द रिएक्शन ऑफ द बेस ऑफ द कंटेनर, रिएक्शन इनफैक्ट रिएक्शन ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर। ठीक है ना, ये इसको मैं ऑन द बेस कर देता हूँ। ये है रिएक्शन ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ आप देखिए गौर से, आप इस सिचुएशन में ये कंटेनर खुला हुआ है, अगेन मैं बोलूँगा कि ऊपर प्रेशर P0 है और नीचे भी P0 है, तो P0 को हम नहीं लेंगे, तो हम एडिशनल लिक्विड का प्रेशर ले रहे हैं। तो एडिशनल लिक्विड का प्रेशर यहाँ पे A पॉइंट पे, या हम इसको ले लेते हैं ये वाला पॉइंट, यहाँ पर प्रेशर जो होगा लिक्विड का वो होगा H रो जी। और अगर हम फोर्स की बात करें, बेस पर जो फोर्स होगी, तो वो हम ऑब्वियसली बोल सकते हैं लिक्विड का प्रेशर इनटू बेस का एरिया A, तो H रो जी A ये फोर्स होगी। और अगर आप इसमें लिक्विड का मास देखेंगे M, तो M होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम होगी H A डेंसिटी रो, तो जो mg है वो भी H A रो जी आएगा। तो इसमें जो बेस पर फोर्स है वो एग्जैक्टली mg के बराबर है। तो ये बात हमें समझ भी आती है, ठीक है। पर यहाँ थोड़ा सा कुछ अलग सिचुएशन है। यहाँ देखिए आप कि यहाँ सबसे पहले आप ये बताइए कि प्रेशर एट 4, प्रेशर एट 5 और प्रेशर एट 6 बराबर है, क्योंकि पास्कल लॉ बोलता है कि अगर लिक्विड रेस्ट पे है तो प्रेशर सेम लेवल पे सेम रहेगा। और ये किसके बराबर है? ये है 2H रो जी। और अगेन मैं बोल रहा हूँ कि मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर प्रेशर 2H रो जी। अब अगर ये एरिया अगर आप देखेंगे तो हम एक काम करते हैं कि हम इस एरिया को A ले लेते हैं और इस एरिया को 2A ले लेते हैं। तो अगर मेरे को बेस पर फोर्स निकालनी है तो वो बेस पर फोर्स में निकालूंगा कोई सा भी प्रेशर P4 इंटू बेस का एरिया 2A। तो आप देखेंगे कि ये आएगा 4H, ये आएगा 4H रो जी A F ऑन बेस ऑफ द कंटेनर। ठीक है, पर अगर हम इसके M को देखेंगे कि इसमें M कितना है लिक्विड का, या mg की बात करेंगे, तो इसमें M आप देखिए वॉल्यूम है A इंटू एच प्लस 2A इंटू एच, यानी 3AH इंटू रो, और mg तो 3AH रो जी ही आ रहा है। तो आपको ये दिख भी रहा होगा कि बेस पर जो फोर्स है वो mg से ज़्यादा आ रहा है। पर हमारे मन में ये सवाल आएगा कि ये कैसे हो सकता है कि बेस पर फोर्स mg से ज़्यादा आएगा। तो ऑब्वियसली मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो यहाँ हो ही रहा है, मैं पहले इस डायग्राम को नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ। ये डायग्राम को हमने नेक्स्ट पेज पे ले गए हम, और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ अगर आप गौर करेंगे तो ये जो
प्रेशर एट 1 और प्रेशर एट 3 और प्रेशर एट 2 बराबर है, और ये है एच रो जी। और ये प्रेशर इस रूफ पे, ये जो कंटेनर का बॉटल्ड शेप का रूफ है, इस पर मान लीजिए लिक्विड एफ फोर्स लगा रहा है। तो ये जो एफ है ये होगा रिमेनिंग एरिया, माने इस ये एरिया प्लस ये एरिया, तो ये रिमेनिंग एरिया ए है, और यहाँ का प्रेशर है एच रो जी। तो ये फोर्स लिक्विड इस पर लगा रहा है, और इसका रिएक्शन ये लिक्विड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे रहा है आर। तो ये जो आर है ये है एफ के बराबर, और ये हो जाएगा एच ए रो जी। अब अगर आप इसके बेस पर फोर्स निकालेंगे तो बेस पर फोर्स एक तो लिक्विड का एम जी होगा, प्लस ये रिएक्शन भी तो लिक्विड ट्रांसफर करेगा बेस पर। तो जो बेस पर फोर्स होगा वो होगा एम जी। अब एम जी की वैल्यू कितनी थी? 3H A रो जी। तो 3H A रो जी, और ये जो आर है इसकी वैल्यू है H A रो जी। तो बेस पर फोर्स वही आई जो हमने पहले डिस्कस करी थी, 4H A रो जी। तो मैं ये आपसे मैं इससे आपको ये कहना चाहता था कि अगर हम एक और पेज लेते हैं कि अगर कंटेनर इस शेप का है तो जो खाली लिक्विड का फोर्स है बेस पर वो mg के बराबर है, जो इसमें मास है लिक्विड का वो। अगर कंटेनर का शेप कुछ इस तरीके से है ये, तो होगा ये कि जो लिक्विड फोर्स ऐसे लगा रहा है उसका रिएक्शन ऐसे देगा ये बॉल, और वो रिएक्शन का y कंपोनेंट नीचे ऐड हो जाएगा। तो जो बेस पर फोर्स होगी इसके वो mg से ज़्यादा होगी। और अगर ये ऐसा है, इस प्रकार का है शेप, ठीक है ना, तो अब ये लिक्विड ऐसे फोर्स लगाएगा इस पर नीचे F, और R रिएक्शन ऐसे लगेगा, तो इसका लिक्विड पे जो रिएक्शन लग रहा है वो ऊपर लग रहा है, तो वो जो बेस पे फोर्स होगी उसको कम कर देगा। तो बेस पर फोर्स mg से कम हो जाएगी इस केस में। ठीक है बच्चों, तो ये था ये वाला केस जिसमें हम फोर्सेस निकाल रहे थे और टॉर्क निकाल रहे थे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर बहुत अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। थैंक यू।